हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बीटेट एस्टेट कंप्यूटर साइंस में दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत कंपोनेंट्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब टॉपिक को आज मैं डिस्कस करूंगा। इसके प्रीवियस में दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वीडियो आ चुकी है, ठीक है, जो लेक्चर नंबर 25 थी। आज लेक्चर नंबर 26 है, जो इसके बेसिक को हमने जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सब डिटेल दिया था। आज इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरी तरीके से आज मैं शुरू कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, थोड़ी सी बात इसमें ध्यान देना पड़ेगा। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के जो रिसोर्स होते हैं उनको मैनेजमेंट करता है। एक तरीके से कहिए कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच जो इंटरमीडिएटर का काम करता है वो होता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आया? यही सब दोस्तों ये अच्छी तरीके से ये सब नोट्स में लिखा होता है। आइए दोस्तों डिटेल में देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का एक समन्वित सेट है जो कंप्यूटर के रिसोर्सेस मींस सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस इत्यादि को कंट्रोल करता है, मींस नियंत्रित करता है और यूजर को एक इंटरफेस या वर्चुअल मशीन उपलब्ध कराता है दोस्तों, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है दोस्तों जो फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट को संभालने व पेरिफेरल डिवाइसेस मींस जो आप बाहर से लगाते हैं जैसे कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, ये सब आदि सभी को दोस्तों जैसे डिस्क ड्राइव हुआ, प्रिंटेब हुआ, इन सब को कंट्रोल करना उसका एक अहम कार्य होता है। किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। कुछ जैसे देखिए फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन कौन से हैं, जैसे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, वीएमएस है और ओएस 400 और AIX और ZOS आदि इसमें शामिल होते हैं। लेकिन सबसे जो फेमस है दोस्तों वो क्या है? वो है विंडोज, और सबसे सिंपल भी विंडोज ही है दोस्तों, ठीक है। लेकिन विंडोज में वायरस भी बहुत ज्यादा अटैक होते हैं, इसीलिए जो कंपनियां होती हैं दोस्तों वो लाइनक्स यूनिक्स का प्रयोग करते हैं, उनमें वायरस के अटैक होने की क्षमता कम होती है। ध्यान रखिए, वो वायरस को अटैक करने की क्षमता कम होती है, ध्यान रखिए। आगे देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के रिसोर्सेज को क्या करता है? मैनेज करता है और कॉमन सर्विसेज प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के मेमोरी और प्रोसेसिंग का भी मैनेजमेंट करता है, ठीक है। समझ में आया? कोई भी कंप्यूटर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं चलाया जा सकता, आप ये भी जानते हैं, क्योंकि आप कीबोर्ड, मॉनिटर ये सब को मैनेज कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे ना। इसलिए हमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है दोस्तों, उसको समझते हैं। यहां पे ये देखिए एक अच्छा सा डायग्राम आपके सामने प्रस्तुत हो रहा होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें मेमोरी मैनेजमेंट होता है और प्रोसेसर मैनेजमेंट होता है, यूजर इंटरफेस होता है, डिस्क मैनेजमेंट होता है, नेटवर्किंग होता है और सिक्योरिटी होता है। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग होते हैं। यहां पे आप देख लीजिए मेमोरी मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस और जॉब अकाउंटिंग, एरर डिफेक्टिंग एड्स होता है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड यूजर, ये सब इसके कार्य होते हैं। तो अब दोस्तों हम मेमोरी मैनेजमेंट को समझते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट होता क्या है आपको बता दूं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके वो क्वेश्चन सही भी होने की 100% संभावना होती है। यहां पे देखिए मेमोरी मैनेजमेंट प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी के मैनेजमेंट को संदर्भित करता है। एक बार मैं मेमोरी को थोड़ा सा आपको याद दिला दूं। देखिए मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही क्या कहते हैं दोस्तों? वोलाटाइल कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को नॉन वोलाटाइल कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को ही प्रोसेसिंग मेमोरी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को क्या कहते हैं? परमानेंट मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप होते हैं,
पहला रैम और दूसरा रोम। रैम के दो पार्ट होते हैं, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, और रोम के तीन पार्ट होते हैं दोस्तों, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पी रोम, ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जिसे ईपी रोम कहते हैं, और ईईपी रोम को इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ठीक है, और उधर अगर हम सेकेंडरी मेमोरी के तो फिर से दो पार्ट, ऑप्टिकल मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी में मैग्नेटिक टेप वगैरह आता है, ऑप्टिकल मेमोरी में सीडी, डीवीडी, ये सब चीजें आती है। इसका अगर बेसिक आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज और प्लीज यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के प्लेलिस्ट में चले जाइए दोस्तों, लगभग उसमें जिसमें लेक्चर 1, 2, 3 ऐसे लिख के आता है, उसमें छोटी छोटी चीजें बहुत सारा मैंने डिस्कस किया, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अब यहां पे मेन मेमोरी शब्दों या बाइट्स का एक बड़ा एरे है, जहां प्रत्येक शब्द या बाइट्स का अपना एड्रेस होता है। मतलब कि मुख्य मेमोरी एक तेज स्टोरेज प्रदान करती है जिसे सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस किया जा सकता है। किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए यह मुख्य मेमोरी में होना चाहिए। इसे कहां होना चाहिए? मुख्य मेमोरी में होना चाहिए। एक ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी गतिविधियां हैं उनको देखिए। प्राइमरी मेमोरी का एक ट्रैक रहता है, यानी इसका कौन सा भाग किसके उपयोग में है, कौन सा भाग उपयोग में नहीं है। यहां पे देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम तय करता है कि किस प्रक्रिया को कब और कितनी मेमोरी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, जब कोई प्रक्रिया को इसकी आवश्यकता नहीं है या इसे समाप्त कर दिया गया है तो डी मेमोरी को आवंटित करता है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट को समझिए। कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन क्या होता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मेमोरी में जो भी स्पेस उपलब्ध है उसको छोटे छोटे समान भागों में डिवाइड किया जाता है, और जो भी प्रोसेस इन भागों में रन करती है वह अपनी एप्लीकेशन को रन करने के लिए विभिन्न पार्टीशन का यूज करती है। जब भी कोई रिक्वेस्ट प्राप्त होती है तो यह प्रोसेस उसके लिए स्पेस को एलोकेट कर देती है। इस प्रकार हर प्रोसेस के लिए स्पेस प्रदान कर दिया जाता है। समझ में आया? अब आगे देखिए, प्रोसेसेस एड्रेस स्पेस क्या है? इसे हम लॉजिकल एड्रेस के सेट के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। जब किसी भी प्रोग्राम को मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है, चाहे जो भी आप प्रोग्राम लिखते हैं उसको मेमोरी एलोकेट कर दी गई, तो इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि वह लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में चेंज करे। या एड्रेस तीन प्रकार के होते हैं, उनको समझिए। सिंबॉलिक एड्रेस क्या होता है? यह एड्रेस का वह प्रकार होता है जिसका इस्तेमाल सोर्स कोड में होता है। इसमें वेरिएबल नेम, इंस्ट्रक्शन लेबल और सिंबल्स का इस्तेमाल होता है। रिलेटिव एड्रेस क्या है दोस्तों? रिलेटिव एड्रेस वह एड्रेस होता है जिसको कंपाइलेशन के दौरान असाइन कर दिया जाता है। जब कंपाइलर के द्वारा एड्रेस को कंपाइल किया जाता है तो उस समय कंपाइलर के द्वारा सिंबॉलिक एड्रेस को रिलेटिव एड्रेस में चेंज कर दिया जाता है। अब फिजिकल एड्रेस क्या है दोस्तों, उसको समझिए। फिजिकल एड्रेस में वह एड्रेस होता है जिसे लोडर के द्वारा जनरेट किया जाता है। जब किसी प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड किया जाता है तब लोडर के द्वारा फिजिकल एड्रेस को लोड किया जाता है। यहां पर लॉजिकल एड्रेस के सेट को लॉजिकल एड्रेस स्पेस के नाम से जाना जाता है और फिजिकल एड्रेस के सेट को फिजिकल एड्रेस स्पेस के नाम से जाना जाता है। वेरी सिंपल। स्वैपिंग क्या है दोस्तों, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिए। स्वैपिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें किसी प्रोसेस को टेम्पररी रूप से मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में यानी कि डिस्क में स्वैप किया जा सकता है और उस मेमोरी को अन्य प्रोसेसेस के लिए प्रोवाइड कराया जा सकता है।
कुछ समय बाद सिस्टम फिर से प्रोसेस को डिस्क से मेन मेमोरी में वापस स्वैप कर देता है, उसे स्वैपिंग कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन क्या है? जब किसी प्रोसेस को मेमोरी में लोड किया जाता है या मेमोरी से रिमूव किया जाता है तो जो फ्री मेमोरी होती है दोस्तों वह छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है। क्योंकि यह बहुत ही छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है, इसलिए इसे भी किसी प्रोसेस को एलोकेट किया जाता है तो वह इन छोटे भागों में पूरी नहीं हो पाती और ये छोटे भाग अनयूज्ड रह जाते हैं। इसी प्रॉब्लम को हम फ्रेगमेंटेशन दोस्तों कहते हैं। समझ में आया? और फिर देखिए, इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व कर दिया जाता है, मींस इस छोटे भागों को मेमोरी के जो यूज कर दिया जाता है तो वो किसके तहत होता है? वो डीफ्रेगमेंटेशन के तहत होता है। ये बात यहीं पे याद कर लीजिए। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डीफ्रेगमेंटेशन। डीफ्रेगमेंटेशन उसे बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये फ्रेगमेंटेशन किस तरीके के होते हैं? दो प्रकार के ये भी होते हैं। पहला इंटरनल फ्रेगमेंट। इस प्रकार के फ्रेगमेंटेशन में मेमोरी ब्लॉक बड़ी प्रोसेस को असाइन कर दिए जाते हैं, जिसके कारण अगर मेमोरी का कुछ हिस्सा अनयूज्ड रहता है लेकिन इसको किसी दूसरे प्रोसेस के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंट। एक्सटर्नल फ्रेगमेंट क्या है? एक प्रकार के फ्रेगमेंटेशन में किसी भी प्रोसेस को करने के लिए मेमोरी तो पर्याप्त होती है लेकिन यह कॉन्टिग्यूअस नहीं होती है, इस कारण इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंट होता है। कितने अच्छे कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बस 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे। फिर जब हम दोस्तों एमसीक्यू कराऊंगा, एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो वहां पे ये सब चीजें आपको याद होगी। क्यों अभी मैं थ्योरी करा रहा हूं? क्योंकि आपके पहले एक थीम बन जाए, ठीक है, फिर उस थीम से जब क्वेश्चन आए तो आप वहां पे कर पाए, इसलिए दोस्तों पहले थ्योरी में पढ़ा रहा हूं। नहीं मैं भी दोस्तों क्या करता, कोई दोस्तों यूट्यूब चैनल में आप ढूंढ लीजिए, ऐसी थ्योरी आपको नहीं दिया है। क्यों दिया होगा? तो पैसे से दिया होगा, और मैं उसी चीज को दोस्तों आपको फ्री में दे रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं। पेजिंग क्या है दोस्तों? यहां पे समझिए, पेजिंग किसी भी कंप्यूटर पर जितनी भी फिजिकल मेमोरी मौजूद होती है यह उस मेमोरी से ज्यादा मेमोरी को एड्रेस कर सकता है। कंप्यूटर सिस्टम की इस एक्स्ट्रा मेमोरी को वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। पेजिंग की टेक्निक्स इस वर्चुअल मेमोरी के इंप्लीमेंटेशन में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है, ये ध्यान रखिएगा। अब सेगमेंटेशन क्या है दोस्तों, इसको समझिए। यह भी मेमोरी मैनेजमेंट की एक टेक्निक्स है जिसमें प्रत्येक कार को अलग अलग साइज मींस सेगमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है। जब प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन शुरू हो जाता है तो इससे संबंधित सेगमेंट नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी में लोड कर दिया जाता है। हालांकि प्रत्येक सेगमेंट उपलब्ध मेमोरी के कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक में लोड होता है। अब आ जाइए प्रोसेसर मैनेजमेंट में क्या होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग वातावरण में ओएस तय करता है कि किस प्रक्रिया को प्रोसेस कब और कितने समय के लिए मिलता है। दोस्तों समझिएगा, किस प्रक्रिया को मींस किस प्रोसेस को प्रोसेसर कब और कितने समय के लिए उसे मिलता है। इस फंक्शन को प्रोसेस शेड्यूलिंग कहा जाता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर प्रबंधन के लिए निम्नलिखित गतिविधियां करता है। कौन कौन से? प्रोसेसर और प्रक्रिया की स्थिति पे नजर रखता है। इस कार्य के लिए जिम्मेदार प्रोग्राम को ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में जाना जाता है। प्रोसेसर मतलब सीपीयू को एक प्रक्रिया में आवंटित करता है, मींस स्लॉट उसको प्रोवाइड करता है। जब प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं कर जाता है तो प्रोसेसर को डीएलोकेट कर दिया जाता है, मतलब डी आवंटन कर दिया जाता है। समझ में आया? अब डिवाइस मैनेजमेंट क्या है उसको समझिए। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने संबंधित ड्राइवरों के माध्यम से जो डिवाइस कम्युनिकेशन का मैनेजमेंट करता है, यह डिवाइस प्रबंधन के लिए निम्नलिखित गतिविधियां करता है। कौन कौन से? सभी डिवाइसेस का ट्रैक रखता है। इस कार्य के लिए जिम्मेदार प्रोग्राम
कंट्रोलर के रूप में जाना जाता है। यह तय करता है कि कौन सी प्रक्रिया डिवाइस को कब और कितने समय के लिए मिलती है। दूसरा क्या है, डिवाइस को कुशल तरीके से आवंटित करता है, डिवाइस को फिर डीएलोकेट कर देता है। अब फाइल मैनेजमेंट क्या है दोस्तों, इसको समझिए। फाइल सिस्टम को सामान्य रूप से आसान नेविगेशन और उपयोग के लिए डायरेक्टरी में व्यवस्थित किया जाता है। इन डायरेक्टरी में फाइलें और अन्य डायरेक्शन हो सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल प्रबंधन के लिए निम्नलिखित गतिविधियां करता है। कौन कौन से, जैसे सूचना स्थान, यूजर स्टेटस आदि पर नजर रखता है। सामूहिक सुविधाओं को अक्सर फाइल सिस्टम के रूप में जाना जाता है। तय करता है कि रिसोर्सेस किसे मिले हैं, रिसोर्सेस को एलोकेट करेगा मींस आवंटन करता है, रिसोर्सेस को फिर डीएलोकेट कर देता है मींस एक साथ कर देता है। ठीक है, और अदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज क्या है इसको समझिए। जैसे सिक्योरिटी, पासवर्ड और इसी तरह की अन्य तकनीकों के माध्यम से यह प्रोग्राम्स और डाटा तक अनधिकृत पहुंच को रोकता है। सिक्योरिटी क्या करता है, अनधिकृत लोगों को सिस्टम तक पहुंचने से रोकता है, मींस उसकी फाइल तक पहुंचने से रोकता है। अब कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस क्या है, सर्विस के लिए रिकेट्स और सिस्टम में रिस्पॉन्स के बीच रिकॉर्डिंग दे रही है। ठीक है, आगे देखिए जॉब अकाउंटिंग क्या है दोस्तों, उसको समझिए। विभिन्न नौकरियों और यूजर्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले समय और रिसोर्सेस पर यह क्या करता है, उसकी मॉनिटरिंग करता है। आगे देखिए एरर का पता, एरर डिटेक्टिंग एड्स क्या है, जैसे डंप्स, ट्रेसेस, एरर्स, मैसेजेस आदि डीबगिंग और एरर का पता लगाने में इसको मतलब कि एरर्स को खोजता है। अन्य सॉफ्टवेयर और मतलब को कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स, इसको समझिए। कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न यूजर के लिए कंपाइलर, इंटरप्रेटर्स, असेंबलर और अन्य सॉफ्टवेयर का समन्वय और असाइनमेंट इसमें होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं क्या है उसको समझिए। एक ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे प्रोग्राम का कलेक्शन है जो कि दूसरे प्रोग्राम को चलाता है। ये सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करता है। सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। प्रोसेस शेड्यूलिंग का काम मतलब कि प्रोसेस एलोकेट करना, डीएलोकेट करना, सिस्टम में एरर्स आदि के बारे में अवगत कराना, यूजर्स और कंप्यूटर प्रोग्राम के बीच अच्छा मतलब कि अच्छा तालमेल स्थापित करना। अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है दोस्तों उसको समझिए। पहले बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत चीजें तो आप ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं। आप यदि बीटेक किए हैं, बीसीए किए हैं, डिप्लोमा सीएस किए हैं तो आप ये सब चीज़ों के बारे में पढ़े हैं। मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूं। ठीक है, हाँ दोस्तों, और जो इसमें आएंगे जो लोग नहीं पढ़ रखे हैं अपने कॉलेजों में उनके लिए तो ये समझ लीजिए रामबाण है। जो पढ़ रखे हैं वो तो एक बार केवल 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो उनका ये सब चीजें तैयार हो जाएगा, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं ध्यान से उनके लिए तो रामबाण है। फुल कॉन्सेप्ट इससे मिलेगा दोस्तों उनको। आगे देखिए दोस्तों, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रकार के सभी कार्यों को बैच के रूप में संगठित करके साथ में क्रियान्वित किया जाता है। इस कार्य के लिए बैच मॉनिटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जिनमें यूजर्स के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। मींस इस ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए कंप्यूटर के सभी रिसोर्सेस से संसाधन उपलब्ध होते हैं, इसलिए इसे टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती है। ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह ऑपरेटिंग सिस्टम न्यूमेरिकल एनालिसिस, बिल प्रिंटिंग, पेरोल आदि में उपयोग किया जाता है। आगे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है दोस्तों इसको समझिए। सिंगल यूजर को तो नाम से ही समझ में आता है, एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार में केवल एक यूजर्स
को ही कार्य करने की अनुमति हो दोस्तों, वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे विंडोज 95, विंडोज NT 2000, विंडोज 2000, ये सब क्या थे? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहां से क्वेश्चन दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लीजिए। अब देखिए, हमारा अगर विंडोज की हम बात करें तो यहां पे पहले मैं 2-3 क्वेश्चन बता देता हूं, तब आप इसको देखिए। विंडोज की बात करूं तो ये दोस्तों सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग है। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग है, मल्टीटास्किंग है, ध्यान रखिएगा। विंडोज हमारा ये। अब अगर हम लाइनेक्स की बात करें तो लाइनेक्स क्या है? मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग होता है। समझ में आई इतनी बातें? अब आगे चलिए, आगे आपको और समझ में आएगा। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसको समझिए। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में एक से अधिक उपयोगकर्ता को कार्य करने की अनुमति देता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम सभी उपयोगकर्ता के मध्य संतुलित बनाकर रखता है, प्रत्येक प्रोग्राम के संसाधन संबंधी जरूरतों को पूरा करता है, साथ ही इस बात की भी निगरानी रखता है कि किसी एक उपयोगकर्ता के साथ होने वाली समस्या दूसरे उपयोगकर्ता पर प्रभाव न डाले। यह ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के संसाधनों को सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए जैसे यूनिक्स और BMS, MMS, मतलब ये सब आदि आते हैं। अब ये जो दो मैं क्वेश्चन बताया हूं, नंबर 1 और नंबर 2, ये नहीं भूलिएगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसको समझ। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में केवल एक प्रोग्राम को ही रन किया जा सकता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए पॉम कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। पॉम मतलब हथेली वाला। अब मैं फिर कहूंगा कि ये पॉम वगैरह अगर देखना है तो प्लीज और प्लीज आप यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर वाले बैच में चले जाइए, वहां आपको सब छोटी छोटी चीजें ये सब मिल जाएगी। आगे देखिए दोस्तों, मल्टीटास्किंग क्या होता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, अरे नाम से ही पता चलता है कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में एक से अधिक कार्यों को संपन्न करने की क्षमता होती है। इसमें उपयोगकर्ता आसानी से दो कार्यों के मध्य मतलब स्विच कर सकता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को दो भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? प्रिमिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम पहले देख लीजिए। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को कई कंप्यूटर प्रोग्राम तथा हार्डवेयर डिवाइसेस शेयर करते हैं तथा उनका प्रयोग करते हैं। किसका? प्रिमिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम का। या अपने समस्त कंप्यूटेशन टाइम के कार्यों के मध्य बांट देता है तथा एक पूर्व निर्धारित मतलब प्रीडिफाइंड क्राइटेरिया के आधार पर ही किसी नए कार्य का एग्जीक्यूशन, पूरे कार्य के एग्जीक्यूशन रोक कर भी प्रारंभ हो जाता है। मतलब इसमें क्या आएगा? जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम 2, विंडोज 95, NT आदि आएंगे। अब देखिए यहां पे एक है कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है दोस्तों, इसको समझिए। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोग्राम तब तक सीपीयू का प्रयोग करता है जब तक उसे आवश्यकता होती है। यदि कोई प्रोग्राम सीपीयू का प्रयोग नहीं कर रहा है तो वह दूसरे प्रोग्राम को अस्थायी रूप से सीपीयू को प्रयोग करने की अनुमति देता है। जैसे मैक ओएस, MS विंडोज 3X आदि ये सब आते हैं। अब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को समझिए। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ एक से अधिक यूजर और प्रोग्राम कंप्यूटर के संसाधनों का प्रयोग करते हैं एक ही साथ। ठीक है, इस कार्य में कंप्यूटर अपने संसाधनों के प्रयोग हेतु प्रत्येक उपयोगकर्ता या प्रोग्राम को समय का एक छोटा भाग आवंटित करता है, जिसे टाइम स्लाइस या क्वांटम कहते हैं। इस टाइम स्लाइस में यदि कोई यूजर या प्रोग्राम किसी
रिसोर्स का प्रयोग कर रहा है तो दूसरा उपयोगकर्ता या प्रोग्राम उस रिसोर्स के प्रयोग हेतु प्रतीक्षा करता है, लेकिन यह समय इतना छोटा होता है कि वही एकमात्र उपयोगकर्ता है जो कंप्यूटर का प्रयोग कर रहा होता है। ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें आप महसूस से ही समझ सकते हैं, ठीक है, और इतना आसानी से ये सब चीजें जान नहीं सकते, ठीक है। यहां पे देखिए, एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी का सही प्रबंधन आवश्यक होता है, क्योंकि कई प्रोग्राम एक साथ मुख्य मेमोरी में उपस्थित होते हैं। इस व्यवस्था में सभी प्रोग्राम टाइम स्लाइस के आधार पर मेन मेमोरी में बारी बारी से लाए जाते हैं तथा टाइम स्लाइस पूर्ण होने पर मेमोरी में भेज दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्वैपिंग कहते हैं। यदि किसी प्रोग्राम के संपन्न होने में टाइम स्लाइस से अधिक समय लगता है तो उसे रोककर अन्य प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसको समझिए। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें रियल टाइम एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन क्रियान्वयन किया जाता है, जैसे एयरक्राफ्ट में प्रयोग होने वाला ऑटो पायलट मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें एक प्रोग्राम के आउटपुट को दूसरे प्रोग्राम के आउटपुट की तरह प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार पहले प्रोग्राम के ये क्रियान्वयन में देरी दूसरे प्रोग्राम के क्रियान्वयन और परिणाम रुक सकता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी दो तरीके के होते हैं, एक हार्ड रियल टाइम होता है सिस्टम और दूसरा सॉफ्ट होता है। पहले हार्ड रियल टाइम सिस्टम को देखेंगे। यह सिस्टम किसी महत्वपूर्ण कार्य का समय पर पूरा करने की गारंटी देता है। समय पर कार्य पूरा ना होने की स्थिति में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फेल हो जाता है। उदाहरण के लिए एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम, पेस मेकर्स आदि ये सब में आते हैं। आदि देखिए, अब है दोस्तों सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। इनके नाम से ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। इस सिस्टम ये कुछ रियायत बरतेगा और ये रियायत नहीं बरता हार्ड वाला, ठीक है। इस सिस्टम में भी किसी कार्य को पूरा करने के लिए एक डेडलाइन दी जाती है, किंतु इस प्रकार के सिस्टम में कार्य का एग्जीक्यूशन डेडलाइन से पहले और बाद में भी पूरा हो सकता है, परंतु इस स्थिति में कार्य का एग्जीक्यूशन फेल नहीं होता है। अब कंपोनेंट ऑफ रियल टाइम सिस्टम क्या है? देखिए, कंपोनेंट ऑफ रियल टाइम सिस्टम, द शेड्यूलर आता है, फंक्शन लाइब्रेरी होते हैं, फास्ट डिस्पैच लेटेंसी होता है, यूजर डिफाइंड डेट ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस होती है, मेमोरी मैनेजमेंट होता है, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग होते हैं। आगे देखिए, मेमोरी मैनेजमेंट क्या है दोस्तों, ये समझिए। या अब थोड़ी इसमें बातें समझ लेते हैं ना। या तक तो हर प्रोग्राम को मेमोरी आवंटित करने के लिए सिस्टम में आवश्यक है, जो आरटीओएस का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। फास्ट डिस्पैच लेटेंसी क्या है? यह कार्य की समाप्ति के बीच एक इंटरवल है जिसे ओएस द्वारा पहचाना जा सकता है और थ्रेड द्वारा वास्तविक समय लिया गया है, जो तैयार क्यू में है जिसने अपडेट शुरू कर दिया है। यूजर डिफाइंड डाटा ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस क्या है? आरटीओएस सिस्टम सी या C++ जैसे प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग करता है, जिन्हें उनके ऑपरेशन के अनुसार आयोजित किया जाना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसको समझिए दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कई उपयोगकर्ताओं और मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन फैग मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर का प्रयोग करता है। डाटा प्रोसेसिंग जॉब को इन प्रोसेसर के मध्य आवश्यकता अनुसार डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लाभ इस प्रकार हैं, समझिए। रिसोर्स शेयरिंग की सुविधा के साथ एक साइट पर एक उपयोगकर्ता दूसरी साइट पे उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम होता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से एक दूसरे के साथ डेटा का आदान प्रदान फास्ट होता है। यदि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में एक साइड फेल भी होता है तो शेष साइडें
संभावित रूप से रनिंग पे रहती हैं। ग्राहकों को बेहतर सेवा मिलती है, होस्ट कंप्यूटर पर लोड में कमी आती है, डाटा प्रोसेसिंग में देरी को कम करना होता है। अब यहां पे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है दोस्तों, इसको समझिए। एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक सर्वर पर चलता है और सर्वर को डेटा उपयोगकर्ता समूह, सुरक्षा, एप्लीकेशन और अन्य नेटवर्किंग कार्यों को मैनेजमेंट करने की क्षमता प्रदान करता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य एक नेटवर्क में कई कंप्यूटरों के बीच साझा फाइल और प्रिंटर एक्सेस की अनुमति देता है। आमतौर पे एक स्थानीय क्षेत्र मतलब लैन एक निजी नेटवर्क या अन्य नेटवर्क के लिए काम करना। आगे देखिए, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरणों में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2003, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2008, यूनिक्स, लाइनक्स, मैक ओएस एक्स, नोवेल नेटवेयर और बीएसडी, ये सब इसमें शामिल हैं। अब देखिए यहां डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा देख लो। उपयोगकर्ता उपयोग की जाने वाली मशीन की स्ट्रक्चर तथा कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। वो सिस्टम बहुत ही लोकप्रिय होते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों वो सब भी आएगा। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लग रही तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर प्रस्तुत कीजिए, जिससे मैं ये पता मुझे चलता है कि आपका व्यू किधर है। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, थैंक यू।